हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, आपकी काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि शेक्सपियर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेस हैं उनकी समरी मैं आपके साथ में शेयर करूं। क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने तैयार किए हैं और अपलोड भी किए हैं। इसकी फ्री टेस्ट सीरीज़ भी हमने की है और काफ़ी सारा कंटेंट मैं रेगुलर आपसे शेयर कर रही हूँ। टीजीटी की हम यहाँ पे पीजीटी की एलटी की प्रिपरेशन करते हैं, तो अब सीरियल वाइज मैं आपसे जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेस हैं उनकी समरी आपसे शेयर करूँगी। तो आइए देखते हैं। आज हम देखेंगे ओथेलो, जो एक ट्रेजेडी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है। तो क्या क्या है उसमें, कैरेक्टर्स का पूरा डिस्क्रिप्शन, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और समरी भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस प्ले की बात करें तो ये एक ट्रेजेडी है। 1622 में ये पब्लिश हुई और ये लिखी गई लगभग 1603, ठीक है। और ओथेलो एक ट्रेजेडी होने के साथ साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले है, जो कि आपके हर एग्ज़ाम में, जिसमें आपका सब्जेक्टिव रोल होता है, लिटरेचर आता है, बहुत सारे इससे क्वेश्चंस बनते हैं और ऑलरेडी हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स एक्सप्लेन करूँगी। हो सकता है आपको एक बार कैरेक्टर्स थोड़े से टफ लगे, लेकिन यकीन मानिए जब आप स्टोरी सुनना स्टार्ट करेंगे, सिर्फ एकदम शांति से आप अपने कान में हेडफोन लगा करके और आराम से इस स्टोरी को सुनिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और ना ही आपको कैरेक्टर्स रटने की ज़रूरत पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन कंसंट्रेशन के साथ में सुनिएगा। तो आइए पहले ओवरव्यू देख लेते हैं और थोड़े से कैरेक्टर्स हम देख लेते हैं, जिससे आगे की जो स्टोरी है वो समझने में और भी आसानी होगी। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है लोडोविको का, ठीक है। लोडोविको एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है और ये डेस्डेमोना का कज़न है, जो कि हीरोइन है। डेस्डेमोना का कज़न है और ये ग्रेसियानो का सन भी है, ग्रेसियानो का बेटा भी है। फिर बात आती है कि ग्रेसियानो कौन है, तो वो है ब्राबेंशियो का ब्रदर, और जो ब्राबेंशियो है वो डेस्डेमोना का फादर है। ओथेलो, जैसा कि आपको पता है, प्ले का भी नाम है, तो ये एक मूर है, जनरल है, और ये डेस्डेमोना का हस्बैंड है। तो यहाँ पे डेस्डेमोना और ओथेलो दोनों ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाते हैं। तो ये डेस्डेमोना का हस्बैंड है ओथेलो। बियांका, ये एक कर्टिजन है और ये कैशियो जेलस लवर है, मतलब ये कैशियो से प्यार भी करती है, ठीक है, इसीलिए जेलस लवर बोला गया है। नेक्स्ट है बियांका, ये हम कर चुके हैं। डेस्डेमोना जो है वो एक वेनेटियन है और ये काफ़ी लॉयल है, फेथफुल है, वाइफ ऑफ ओथेलो, ये ओथेलो की वाइफ है, ये हमें पता ही है। पूरी जो स्टोरी है इन्हीं के इर्द गिर्द है। कैशियो है वो ओथेलो का लेफ्टिनेंट है और कैशियो भी बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। आप पूरी स्टोरी में कैशियो का नाम बार बार सुनेंगे। एमिलिया ने भी काफ़ी अहम रोल निभाया है। ये अटेंडेंट है या फिर आप कह सकते हैं मेड है, सर्व करती है किसको, डेस्डेमोना को। साथ ही एमिलिया इयागो की वाइफ भी है। जब इयागो कैशियो के अगेंस्ट प्लान करता है, इसी कैशियो के अगेंस्ट प्लान करता है, तो ये उसकी हेल्प करती है, ठीक है, इसकी हेल्प लेता है इयागो। आप कह सकते हैं एक विलेनियस कैरेक्टर है। इयागो का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, इयागो से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इससे रिलेटेड इससे को रिलेटेड इनफैक्ट जो भी पॉइंट्स हैं वो भी मैं साथ ही साथ आपको बताती चलूँगी, जिससे कि इस प्ले से फिर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली आंसर कर पाएँ। इयागो का क्या रोल है इसमें, ही इज़ मेन एंटागोनिस्ट, एमिलियाज हस्बैंड, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट, हमारे जो दो कैरेक्टर हैं वो है मोंटानो और रोडरिगो। मोंटानो जो है वो ओथेलो का फ्रेंड है, उसका सपोर्टर है और लॉयल भी है, लॉयल सपोर्टर है। ऐसे तो बहुत सारे लोग ओथेलो के अगेंस्ट ही हैं इसमें, लेकिन आप देखेंगे कि ये काफ़ी हेल्पफुल कैरेक्टर है, जो कि ओथेलो का बहुत अच्छा फ्रेंड है। रोडरिगो, दोनों ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं और एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। रिच बट अनइंटेलिजेंट गाय, अ वेनेटियन, रिच है जिसको कि इसकी रिचनेस को यूज़ करता है कौन, इयागो। इसको एक तरीके से वो अपने हाथों का पपेट बना करके रखता है, इसके सारे पैसे का यूज़ करता है और ये रोडरिगो एक स्टूपिड की तरह सोचता है कि वो सारे जो पैसे हैं उससे वो गिफ्ट्स जा रहे हैं किसके पास, डेस्डेमोना के पास। इसीलिए इसको बोला गया है अनइंटेलिजेंट गाय। रिचनेस ही सब कुछ नहीं होती, थोड़ा दिमाग भी होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या है स्टोरी और स्टोरी की शुरुआत करते हैं।
तो फ्रेंड्स, यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है और इस कहानी की शुरुआत होती है वेनिस की गलियों में, जहाँ पर दो लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं, आर्गुमेंट कर रहे होते हैं, एक दूसरे पे दोषारोपण लगा रहे होते हैं। और ये दो लोग कौन हैं? एक है रॉडरिगो, दूसरा है इयागो। ठीक है, इन दोनों के कुछ प्लान थे, कुछ वादे थे जिस पे बहस कर रहे होते हैं। तो जो रॉडरिगो है वो इयागो से बोलता है, उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है इनफैक्ट, और बोलता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम डेस्डेमोना को पटाने में मेरी मदद करोगे, लेकिन डेस्डेमोना ने तो ओथेलो से शादी कर ली है। ठीक है, तो इसका मतलब वो कहता है इयागो से कि तुमने मुझे ठगा है, तुमने मुझसे झूठ बोला। अब इयागो जो है वो रॉडरिगो से कहता है कि ऐसा नहीं है, जितनी नफ़रत, जितनी हेट तुम्हारे मन में ओथेलो को लेकर के है, उससे कहीं ज़्यादा नफ़रत मैं ओथेलो से करता हूँ। वो यहाँ पे रीज़न बताते हुए कहता है कि उसने मुझे लेफ्टिनेंट बनाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा ना करते हुए इसकी जगह पर उसने लेफ्टिनेंट किसको बना दिया? एक ऐसे लड़के को जिसको किसी भी तरीके का कोई भी अनुभव नहीं है, और उसका नाम है कैशियो। अब यहीं से आपको पता चलेगा कि इयागो क्यों दुश्मनी रखता है कैशियो से, उसका रीज़न यही है। ठीक है, ओथेलो ने डेस्डेमोना के साथ चुपके से शादी की है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए ये दोनों डेस्डेमोना के जो पिता हैं ब्रबांशियो, उसके पास जाते हैं और बताते हैं कि आपकी बेटी को ओथेलो ने चुरा लिया है। ठीक है, उसके साथ चुपके से शादी भी कर ली है, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने घर में उसे देख सकते हैं, आपकी बेटी आपको यहाँ पे मिलेगी ही नहीं। ब्रबांशियो उसे अपने पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन उसको उसकी बेटी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती। अब इयागो रॉडरिगो को वहीं पर छोड़कर ओथेलो के पास चला जाता है, और क्या करने जाता है? वो ये बताने के लिए जाता है कि मालिक, आपने जो डेस्डेमोना के साथ शादी की है उसकी खबर उसके पिताजी को लग गई है, जबकि काम ये किसका था? इयागो का ही था, और ये काम रॉडरिगो ने किया है। मतलब इयागो ये नाम लगाता है किसका? रॉडरिगो का, जबकि ये आग लगाई होती किसने है? इयागो ने। और अब डेस्डेमोना के जो फादर हैं, कौन है? ब्रबांशियो, किसी भी समय यहाँ पर आते ही होंगे। इसी बीच कैशियो की एंट्री होती है और वो ड्यूक के वेनिस का मैसेज लेकर ओथेलो के पास आता है। कैशियो ओथेलो से कहता है कि ड्यूक को तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि तुर्कियों के द्वारा सिप्रस पर हमला होने वाला है। अब ओथेलो ड्यूक के पास चला जाता है, तभी वहाँ पर ढूंढते हुए ब्रबांशियो भी आ जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ओथेलो तो ड्यूक के पास गया है। अब ब्रबांशियो भी वहाँ के लिए निकल जाता है, और उसे थोड़ी ये तसल्ली होती है कि ड्यूक के दरबार में उसकी सुनवाई ज़रूर होगी और वहाँ के लोग ब्रबांशियो को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ब्रबांशियो की ये सोच गलत निकलती है, क्योंकि ड्यूक और उसके सभी जो लोग होते हैं वो ओथेलो के लिए अलग ही सिंपैथी रखते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एक सपोर्ट रखते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ओथेलो का जो डिस्क्रिप्शन है वो इसमें बताया गया है कि वो एक बहुत ही ब्रेव जनरल है। ब्रबांशियो ड्यूक के सामने बताता है कि ओथेलो ने उसकी बेटी के साथ में एक तरीके से चीटिंग की है और उस पर कोई मैजिक करा दिया है और उसे अपने बस में कर लिया है। तो ड्यूक कहता है कि ओथेलो हमारी सेना का क्या है, एक तरीके से लीडर है, इसलिए मैं ओथेलो को भी उसका जो पक्ष है वो रखने का पूरा मौका दूंगा, और यह जानने की कोशिश भी करूंगा कि वास्तव में क्या मामला है, कंडीशन है क्या। अब ओथेलो को उसका पक्ष रखने का मौका मिल जाता है। वो लोग कहते हैं कि मालिक, मैंने डेस्डेमोना पर कोई भी मैजिक वगैरह नहीं किया, मैं तो अपने जीवन की सच्चाई, जो मैंने जिस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी है ब्रेवरी के साथ में, ठीक है, वो कहानियाँ मैंने उसको सुनाई है, जो वास्तव में मेरे साथ में वो इंसिडेंसेस हुए हैं, वो भी कोई फिक्शनल नहीं थी। डेस्डेमोना को ये सारी कहानियाँ बहुत पसंद आती थी और उसे मेरी जो ब्रेवरी है, मेरी बहादुरी, वो पसंद आती थी, इसलिए वो मुझसे प्यार करने लगी, इसलिए मुझसे शादी कर ली, और मैंने ऐसा कोई मैजिक वैजिक नहीं किया है। और अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप डेस्डेमोना को बुलाकर ये सारी बातें पूछ सकते हैं। फिर डेस्डेमोना को दरबार में बुलाया जाता है, जैसा होता है। डेस्डेमोना भी इस शादी के बारे में ये कहती है कि उसने ये शादी बिल्कुल मतलब अपनी मर्ज़ी से की है, किसी के बहकावे में नहीं की है। और ये सुनने के बाद ड्यूक इस शादी को लीगल करार दे देते हैं, मतलब कि ये लीगल है, इलीगल नहीं है। और ड्यूक ब्रबांशियो, जो कि डेस्डेमोना के फादर हैं,
उनसे भी कहते हैं कि तुम भी इस शादी को क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो। अब सारी चीज़ें उल्टी पड़ गई। अब आगे क्या होता है, अब जब आगे बात बढ़ती है तो ड्यूक ओथेलो से कहता है कि तुम्हें सिप्रस जाना होगा, सिप्रस पर तुर्कियों का हमला होने वाला है। ये आपको ध्यान में रखना है कि सिप्रस पर अटैक किसने किया था, तो टर्कीज़ ने किया था, ठीक है, सॉरी तुर्कियों ने किया था। तुम्हारी अभी अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए तुम अपनी पत्नी डेस्डेमोना को भी अपने साथ ले जा सकते हो, ऐसा वो कहते हैं। सिप्रस के निकलने के लिए पूरी तैयारी हो जाती है। तभी डेस्डेमोना के जो फादर होते हैं ब्राबेंशियो, ओथेलो से मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं डेस्डेमोना के बारे में, मतलब वो बताते हैं कि जो लड़की अपने फादर की नहीं हो पाई, ठीक है, जो अपने पिता को उसने धोखा दे दिया, ठीक है, जिसके साथ में उसने पूरा अपना वक्त बिताया, तो वो तुम्हारी भी नहीं हो पाएगी। एक दिन डेस्डेमोना तुम्हें मतलब चीट करके या धोखा देके ज़रूर चली जाएगी, तब तुमको मेरी ये सारी बातें याद आएगी, ऐसा ब्राबेंशियो ओथेलो से कहता है। अगले दिन सिप्रस में जो साइप्रस के गवर्नर होते हैं अपने 2 सेवकों के साथ समुद्र किनारे खड़े होते हैं। तभी एक तीसरा आदमी वहाँ पर आता है और वो ये बताता है कि तुर्कियों के जहाज़ समुद्र में आए तूफान की वजह से डूब चुके हैं और अब हमें किसी भी तरीके का खतरा नहीं है, अब हम खतरे से बाहर हैं। तभी एक जहाज़ वहाँ आता है जिसमें कैशियो है, जिसे भाग्य से समुद्र के इस तूफान का सामना नहीं करना पड़ा। तभी एक दूसरा जहाज़ भी वहाँ पर आ जाता है जिसमें इयागो, रोड्रिगो, डेस्डेमोना और इमेलिया, ठीक है, जो कि इयागो की वाइफ है, वो सब होते हैं और ओथेलो की वाइफ का हाथ पकड़कर, ठीक है, उसका स्वागत करता है। कौन? कैशियो। ये सब देखकर इयागो एक यहाँ पर सोलिलोकी बोलता है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कहता है कि कैशियो की इस हरकत को इयागो एक जाल के रूप में इस्तेमाल करेगा, ठीक है, ये एक सोलिलोकी है। सिप्रस को अब किसी भी तरीके का खतरा है नहीं, इसलिए सभी लोग वहाँ पे सेलिब्रेट करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें लड़ाई भी नहीं लड़नी पड़ी। ओथेलो कैशियो से कहता है कि तुम लोग सेलिब्रेट करो, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी बवंडर, कोई भी लड़ाई झगड़ा, इस तरीके की कोई भी इम्बैलेंसिंग चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसका तुम्हें पूरा ध्यान रखना है और पूरी जिम्मेदारी वो कैशियो को दे देता है। ओथेलो वहाँ से चला जाता है अपनी वाइफ के साथ में, लेकिन रोड्रिगो और इयागो वहीं पर रुक जाते हैं। रोड्रिगो इयागो से कंप्लेन करता है और कहता है कि अब ओथेलो और डेस्डेमोना की शादी तुड़वाने का कोई चांस नहीं है, लेकिन इयागो तो अभी भी रोड्रिगो को झूठी तसल्ली पे तसल्ली देता रहता है और कहता है कि बहुत ही जल्दी जो डेस्डेमोना है वो अपना इंटरेस्ट ओथेलो से ख़त्म कर देगी, ठीक है, और वो किसी और की तरफ देखेगी। इयागो रोड्रिगो से कहता है कि तुम अब देखो कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्लान बनाता हूँ, और रोड्रिगो से ये भी कहता है कि तुम्हें आज शाम की पार्टी में कैशियो के साथ लड़ाई करनी है। यहीं से ये पूरा प्लान स्टार्ट होता है। वो कैशियो को काफ़ी ड्रिंक करवा देता है और फिर वो अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक है, और वो कहता है कि उसी अनकॉन्शियसनेस में तुम उसके साथ लड़ाई स्टार्ट कर देना, तुम्हें उसके साथ लड़ाई करनी होगी। इयागो सेम ऐसा ही करता है। पार्टी के समय पर कैशियो को पूरी तरीके से वो ड्रंक करा देता है। उसके बाद में रोड्रिगो उसे छेड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक अच्छी खासी फाइट हो जाती है और साइप्रस के गवर्नर इस सब को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोकने में वो एकदम से असमर्थ रहते हैं और ख़ुद भी वहाँ पे घायल हो जाते हैं। रोड्रिगो टाउन का अलार्म बजा देता है। ओथेलो अपने कमरे से बाहर आता है उस अलार्म को सुनने के बाद और पूछता है कि इसकी वजह है कौन, ये किस वजह से हुआ। इयागो उसे बताता है कि आपके जो लेफ्टिनेंट हैं, जिससे इयागो नफरत करता था, कैशियो, उसने ये सारा जो नाटक है वो फैलाया हुआ है और उसी ने यहाँ पर लड़ाई भी की है। ओथेलो कैशियो से काफ़ी नाराज़ हो जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें तो मैंने यहाँ सब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी इस तरीके का हुड़दंग ना हो, और उस पर काफ़ी गुस्सा होकर ओथेलो कैशियो को लेफ्टिनेंट के पद से हटा देता है। अब यही तो इयागो चाहता था और वहाँ से चला जाता है। कैशियो कहता है कि कि मुझे तो किसी ने ड्रिंक करा दी थी और ये सारी चीज़ों पे कार्रवाई की जा रही थी, मेरी कोई भी गलती नहीं है, और ऐसा मतलब उसने जो किया इस पर कैशियो बहुत पछताता भी है। अब इयागो यहाँ पर अपनी दूसरा ही एक प्लान लेकर आता है और कैशियो से कहता है कि तुम परेशान मत हो, मेरे पास में एक प्लान है जिससे तुम ओथेलो, अब क्या है कि ओथेलो तुमको माफ़ कर देगा। तो
तो वहाँ पे वो बताता है कि उसको करना क्या है। तो वो बोलता है कि अगर तुम जो डेस्डेमोना की मदद लो तो तुमको ओथेलो माफ़ कर देगा। वो डेस्डेमोना ओथेलो से बोलेगी और तुम्हें तुम्हारी पोस्ट वापस मिल जाएगी। तो यहाँ पे अब क्या होता है, कैशियो कुछ म्यूजिशियंस को लेकर ओथेलो की विंडो के नीचे जाता है और एक मधुर संगीत बजवाता है। ओथेलो अपने क्लोन को भेजता है और कहता है कि तुम म्यूजिशियन से जाकर कहो कि वो यहाँ से चले जाएं। जब क्लोन कैशियो के पास आता है तो क्लोन से कहता है कि वो अमीलिया से मिलना चाहता है। ये सुनने के बाद क्लोन वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर इयागो आता है। इयागो कहता है कि मैं ओथेलो को लेकर फोर्टिफिकेशंस के लिए बाहर चला जाऊंगा और फिर तुम अपनी बात डेस्डेमोना के सामने रख सकते हो, उससे कह सकते हो। कैशियो डेस्डेमोना से मिलता है, डेस्डेमोना को सारी बात बताता है। डेस्डेमोना उसके लिए बहुत ही परेशान सी हो जाती है और साथ में उसको ये प्रॉमिस भी करती है कि वो ओथेलो को मनाएगी और उससे कहेगी कि वो उसे माफ़ कर दे और उसको उसकी पोस्ट वापस दे दे। तो जैसे ही कैशियो वहाँ से जाने वाला होता है, इयागो और ओथेलो वहाँ से जा रहे होते हैं। तो जो कैशियो है ओथेलो से बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। ओथेलो इयागो से कहते हैं कि क्या ये कैशियो था जो मेरी वाइफ के पास से अभी अभी गया है। तो इयागो ओथेलो को जलाते हुए कहता है, जो कि उसका प्लान था। तो वो बोलता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि आपको यहाँ पर देख के ये जो चोरों की तरह यहाँ से निकल जाएगा, उसने आपको नज़रअंदाज किया और यहाँ से निकल गया। ये बात इयागो कैशियो के लिए कहता है क्योंकि वो ओथेलो के मन में कैशियो के अगेंस्ट भड़काना चाहता था, भरना चाहता था। इयागो की जो ये प्लान होता है, जो उसकी ये चाल होती है, वो एकदम सक्सेसफुल रहती है। ओथेलो बहुत ही अपसेट सा हो जाता है, परेशान हो जाता है। ओथेलो को भड़काने के लिए इयागो यहाँ तक बोल देता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि डेस्डेमोना और कैशियो के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। जब ओथेलो डेस्डेमोना के पास जाता है, डेस्डेमोना उससे कहती है कि वह कैशियो को माफ़ कर दे और उसे उसकी जो पोस्ट है वो वापस दे दे। तो ओथेलो को और भी विश्वास हो जाता है कि कैशियो और डेस्डेमोना के बीच पक्का कुछ ना कुछ चल रहा है। और उस टाइम पे उसको उसके फादर की, जो ब्रेवेंशियो ने कहा था कि वो तुमको एक दिन धोखा देगी तो तुम्हें मेरी बात ज़रूर याद आएगी, वो भी याद आ जाती है। ठीक है, अब सब कुछ उसको उल्टा लग रहा था ओथेलो को। फिर उसने अपना रुमाल सर से बांधने के लिए देती है। ठीक है, ओथेलो थोड़ा सा परेशान लग रहा था तो डेस्डेमोना उसको देती है, लेकिन रुमाल बहुत छोटा होता है और ये वही रुमाल है जो ओथेलो ने उसे दिया था। ठीक है, डेस्डेमोना को अपनी प्यार की निशानी के रूप में दिया था। तो इयागो अपनी जो पत्नी है एमिलिया से कहता है कि वो ये रुमाल उसे ला कर के दे। और जब एमिलिया उससे उसका रीज़न पूछती है कि क्यों, तो वो उसे बताता नहीं है और कहता है कि किसी भी कीमत पे उसको वो हैंकी, वो रुमाल चाहिए। तो रुमाल भी यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एमिलिया उस रुमाल को अपने पति को ला कर के दे देती है। इयागो उसका इस्तेमाल कैशियो के रूम में रखने के लिए करता है, एक प्रूफ के तौर पे, क्योंकि ओथेलो इयागो को इस बात पे पूरी तरीके से विश्वास दिलाना चाहता था कि डेस्डेमोना और कैशियो के बीच में कुछ ना कुछ अफेयर चल रहा है। इसलिए किसी ना किसी उसको एक प्रूफ की ज़रूरत थी, एक सबूत की ज़रूरत थी उसे, और इयागो ऐसा ही करता है, उस रुमाल को कैशियो के कमरे में रख देता है। फिर जाकर ओथेलो से कहता है कि आज उसने डेस्डेमोना को कैशियो से मिलते हुए भी देखा, उसी के कमरे में वो रुमाल देखा जो डेस्डेमोना को उसने दिया था अपने प्यार की निशानी के रूप में। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप डेस्डेमोना के पास जाओ और वो हैंकी जो है उससे मांगो। डेस्डेमोना से और उस रुमाल को वो जाता है, मांगता है। डेस्डेमोना उसको हर जगह ढूंढती है लेकिन उसको मिलती नहीं है। मिलेगी कहाँ से, क्योंकि वो तो वही ले जाता है। अब ओथेलो को और भी विश्वास हो जाता है कि जो डेस्डेमोना और कैशियो है इनके बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ओथेलो को जलाते हुए ये भी कहता है कि मुझे तो ऐसा भी विश्वास है कि ये दोनों एक जो है अपने रिलेशन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और इस बात से ओथेलो को और भी गुस्सा आ जाता है और वो एक तरीके से कहते हैं ना, एक ओथ लेता है कि वो कैशियो और डेस्डेमोना को नहीं छोड़ेगा। इयागो कहता है कि वो ओथेलो का बिल्कुल से इस चीज़ में साथ देगा। अब इसका ये भी प्लान सक्सेसफुल हो जाता है इयागो का। कैशियो को वो रुमाल मिलता है और उस रुमाल का वह अपनी जो उसकी लवर होती है बियांका, उसको दे देता है कि वो इसकी एक कॉपी बनाए। दूसरी तरफ ओथेलो को ये सब जानने के बाद एक मिर्गी का दौरा पड़ता है और वहाँ पर कैशियो भी आ जाता है।
लेकिन इयागो कैशियो को कहता है कि तुम थोड़ी देर बाद आना। थोड़ी देर बाद जो है ये ठीक हो जाता है और ओथेलो से इयागो कहता है कि मैं कैशियो से डेस्डेमोना के बारे में उगलवाने की कोशिश करता हूँ, तुम हमारी बातें यहाँ पर कान लगाकर सुनते रहना। इयागो कैशियो से बियांका के बारे में बात करता है। ये सुनकर कैशियो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, जिसे देखकर ओथेलो को ये लगता है कि वो दोनों डेस्डेमोना के बारे में ही बात कर रहे हैं और कैशियो इस पर खुश हो रहा है। तभी वहाँ पर बियांका भी आ जाती है और उसे कहती है कि वो इस रुमाल की कॉपी नहीं कर सकती क्योंकि ये रुमाल किसी आदमी ने अपने प्यार की निशानी के रूप में दिया है। तभी डेस्डेमोना लोडोविको के साथ वहाँ पर आती है। लोडोविको एक पत्र लेकर आया है। अब इस पत्र में क्या लिखा है कि ओथेलो को वेनिस बुलाया जा रहा है और वेनिस की सारी जिम्मेदारी अब ओथेलो से लेकर कैशियो को दी जा रही है। ठीक है, अब क्या होता है, ओथेलो अपनी वाइफ डेस्डेमोना को बुलाता है और काफ़ी कुछ उसको उल्टा सीधा बोलता है। इयागो डेस्डेमोना से कहता है कि ओथेलो अभी गुस्सा है क्योंकि ओथेलो को अभी जो है स्टेट की जिम्मेदारी से हटा दिया गया है। कुछ समय बीत जाने के बाद ओथेलो का गुस्सा शांत हो जाएगा और वो अपना अलग रूप लेकर डेस्डेमोना के पास जाता है और कहता है कि आज रात वो एमिलिया को भेज दे और जो है बाकी सारी डेकोरेशंस रूम में कर दे। डेस्डेमोना ओथेलो की इस बात से खुश हो जाती है और वो डेकोरेशन वगैरह करने लग जाती है रूम की। दूसरी तरफ इयागो रोड्रिगो से मिलता है और कहता है कि तुम्हें कैशियो को वेनिस जाने से रोकना होगा, बल्कि उसे मारना भी होगा। तभी मैं तुम्हें डेस्डेमोना से मिलवाने की या उसे पटाने के लिए तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो वो दोनों कैशियो को मारने का जो है प्लान भी बना लेते हैं और उस प्लान के मुताबिक रोड्रिगो कैशियो को नहीं मार पाता, बस वो उसे घायल ही कर पाता है। तो वो बोलता है कि जब ये काम रोड्रिगो नहीं कर पाता है तो इयागो आकर रोड्रिगो को मार देता है। ठीक है, रोड्रिगो तो अंजाम नहीं दे पाता इसको, तो इयागो आकर ये काम कर देता है। रोड्रिगो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। रोड्रिगो के चिल्लाने की आवाज़ ओथेलो तक जाती है और उसे लगता है कि इयागो ने कैशियो को मार दिया है, वही मेरा सच्चा मित्र है। अब उसको पूरी तरीके से विश्वास हो जाता है। इयागो सफाई देते हुए कहता है कि उसने कैशियो के ऊपर हमला किया था, इसलिए मुझे कैशियो को बचाने के लिए रोड्रिगो को मारना पड़ा। कैशियो को इलाज के लिए ले जाया जाता है। अब ओथेलो सोचता है कि उसे डेस्डेमोना को मार देना चाहिए, तो वह उसका तकिया लेकर उसका गला दबा देता है, जिसकी वजह से डेस्डेमोना सांस ले नहीं पाती और इसकी वजह से डेस्डेमोना की डेथ हो जाती है। उसी टाइम पे वहाँ पर एमिलिया आती है और ओथेलो को बताती है कि रोड्रिगो मारा गया। तो ओथेलो पूछता है कि कैशियो वो भी मारा गया क्या? तो वो कहती है नहीं, लेकिन वहाँ पर डेस्डेमोना की बॉडी को देखती है और कहती है कि आपने इन्हें क्यों मार दिया। ठीक है, तो इस पे एमिलिया ज़ोर से चिल्ला देती है। सभी लोग कमरे में आ जाते हैं। इयागो एमिलिया को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वह सभी को सच बता देती है कि इयागो ने ही वो रुमाल मुझसे मंगवाया था। ओथेलो ये सब जब उसको ये सारी चीज़ों का पता चलता है तो उसके बाद वो काफ़ी हर्ट फील करता है, रिग्रेट होता है उसे और वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है और इयागो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इयागो अपनी पत्नी एमिलिया को मारकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वहाँ पर उपस्थित लोग लोडोविको और मोंटानो, जो कि ओथेलो का बहुत अच्छा फ्रेंड है, इयागो को पकड़ लेते हैं। ओथेलो को अपने करे हुए पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है, लेकिन अब उसे वो ठीक नहीं कर सकता। जो गलती कर दी थी उसने, वो उसको फिर से वापस सही नहीं कर सकता। ओथेलो अपनी ही तलवार से खुद को मार लेता है और इसी तरीके से यहाँ पे ये जो प्ले है वो ख़त्म होता है और एक स्पीच लोडोविको के द्वारा दी जाती है। ओथेलो के घर और सामान को ग्रेजियानो को दे दिया जाता है और इयागो जो होता है उसको मौत की सज़ा सुना दी जाती है। आई होप ये प्ले आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो। साथ के साथ इसके जो फैक्ट्स हैं वो मैं दूसरे वीडियो में शेयर करूंगी और ऑलरेडी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम इससे रिलेटेड कर चुके हैं।
ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। और अगर आपको थोड़ा भी ये प्ले पसंद आया हो और अगर ये मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू।